तो सबसे पहली चीज तो क्रॉस प्रोडक्ट को जो दूसरा नाम हमने दिया वो नाम क्या था? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट को नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए हमने उसे नाम दिया है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में क्या दे देगा? हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। अब उसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया? तो मैथमेटिकली बताया गया कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यानी कि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, मान लो ए वेक्टर है बी वेक्टर है और बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू हमें मिल जाती है वो कितनी मिल जाती है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। हमें एन कैप क्यों डिफाइन करना पड़ा? क्योंकि हमें पता है कि अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ ले लेता हूं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए, तभी जाके तो एक वेक्टर बन पाएगा। तो हमने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया जिसे नाम दिया गया एन कैप। एन कैप को क्या बोला गया? एन कैप को बोला गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर to A vector and B vector and all the vectors in the plane of A vector and B vector। यानी कि हमें पता लगा कि दुनिया में कोई भी दो वेक्टर्स अगर हमें दिए हुए हैं तो वो वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। हम ऐसा एक प्लेन बना ही सकते हैं जिनके अंदर की वो दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हो। तो अगर उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो कि कहां पॉइंट कर रहा होता है? उन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है। ये हमें पता चला था क्रॉस प्रोडक्ट। फिर बात आई थी कि इसका यूज क्या होता है। तो यूज में हमें पता लगा कि जैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज हम करते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए, सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम करते हैं एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना? तो हमें अभी तक यही पता लगा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कैसे किया जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज करोगे एक पैरेललोग्राम या ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना? यहां से एक नई बात पता लगी थी कि एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी यानी उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो फिर बात आई कि डायरेक्शन आप एरिया वेक्टर की कैसे डिफाइन करोगे। तो हमें बताया गया कि अगर आपके पास एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है यानी कि प्लेनर ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हो इन दी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट या प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अगर मानूं कि हमारा ये पाम है, अगर इसका एरिया वेक्टर अगर पूछा जाए किस तरफ होगा, तो क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है तो मैं ये कह सकता हूं कि पीछे की डायरेक्शन में अगर एक वेक्टर बनाया जाए इससे परपेंडिकुलर तो वो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, या फिर आगे की तरफ एक वेक्टर बनाया जाए वो इसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए तो बोल दिया गया था, मान लो कि हमारे पास ये डिस्क है क्योंकि इस तरह से अगर रखी हुई है, ये इसकी एक्सिस है, तो एरिया वेक्टर को हम या तो इस तरफ पॉजिटिव मान सकते हैं या इस तरफ पॉजिटिव मान सकते हैं। तो 2D के लिए तो दो डायरेक्शंस होंगी एरिया वेक्टर की और हम दोनों को ही क्या ले सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात आई थी 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने डिफाइन कर दिया था कि मान लो आपके पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मान लो मैं छोटा सा एरिया ले लेता हूं ये, और पूछा जाए कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो हमसे बोला गया कि 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए एरिया वेक्टर पॉजिटिव लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब हुआ कि अगर आप इस तरह से रेडियस बनाना चाहते हैं, एक सर्कल जैसा अगर अज्यूम कर लो, तो इस तरह से हम रेडियस बताते हैं। तो रेडियली आउटवर्ड यानी कि बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर होगा उसे पॉजिटिव माना जाएगा। जैसे मैं अगर क्यूब की बात करूं, तो क्यूब के लिए अगर मैं इस अपर फेस की बात करूं तो इसका एरिया हमें पता है a² है, उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इस तरह से a वेक्टर बाहर की तरफ। इस पीछे वाले नीचे वाले फेस की अगर बात की जाए तो उसके लिए एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए हमसे बोल दिया गया कि एरिया वेक्टर हमेशा किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे? हम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे ऑन कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड। बड़ा ही सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। वैल्यूज पुट करने के बाद फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी।
प्रॉपर्टी क्या क्या थी वो अभी तो हमें याद रखनी है, बाद में हम समझ भी जाएंगे इसी लेक्चर में। पहली प्रॉपर्टी थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। सीधी सी बात है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा लिखो या बी इंटू ए इंटू साइन थीटा लिखो, बात तो एक ही है। लेकिन हमने ये देखा कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों होती है इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उसको हम देते हैं जीरो वेक्टर नाम। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं बोलता हूं जीरो वेक्टर, क्योंकि आंसर तो एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। ये कब होगा, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर और एंटी पैरेलल, ठीक है ना। यानी कि एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, क्योंकि साइन 0 और 180 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार मैं बता सकता हूं अभी। क्या किसी को डाउट है अभी तक जो हमने पढ़ा है? सिंपली बस हमने अभी तक एक फॉर्मूला देखा है, ठीक है ना, और उस पर क्वेश्चंस कर लिए सिंपली मैग्नीट्यूड निकालने पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, इसलिए एक नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। सेकंड प्रॉपर्टी में माइनस साइन लगाया है क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। कोई पूछ रहा है वेक्टर्स में और कितने क्लास हैं? बेटा ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। कितने क्लास हैं कितने क्लास नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ो, ठीक है। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप पढ़ो, नहीं लग रहा है तो आप तब भी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। कितनी क्लासेस में मैं एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे भी पता है कोर्स खत्म कराना है हमें, ठीक है ना। मैंने सॉल्यूशंस भेज दिए। कोई पूछ रहा है जेई मेन सेक्शन 22 और 24 में, मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है। सॉल्यूशन नहीं भी समझ आया तो अभी क्लास के एंड में मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है, जो कि जब वापस से यूज होगी क्लास 12th में, हालांकि 11th के एंड में यूज हो जाएगी, रोटेशनल मोशन नाम के चैप्टर में, तब मैं फिर से भी बताऊंगा, पर अभी आपको ठीक है समझ लेनी चाहिए, ठीक है ना। वो है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाए। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना तो हमने सीख लिया है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो, राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है। अब देखो कई सारे रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे 11th में 12th में, या हो सकता है आपने पहले भी पढ़े हो। मैं बता देता हूं, जैसे कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है ना। उसके बाद आप राइट हैंड थंब रूल, इस तरह के रूल्स आप सुनते हो, ठीक है। उसमें आपको कई चीजें याद रखनी होती हैं कि कौन सी वाली फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सारी बातें आती है। पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक रूल समझो, वो है राइट हैंड पाम रूल, क्योंकि आगे 12th में इसका हद से ज्यादा यूज है। आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग और राइट हैंड फ्लेमिंग में कभी कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम वो सब कभी याद ही नहीं करते। मैं आपको कभी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल और राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल वगैरह पढ़ाऊंगा ही नहीं, फ्लेमिंग का रूल ही पढ़ना है, और ना ही राइट हैंड थंब रूल में पढ़ाने वाला। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, मैं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड पाम रूल सिखाता हूँ। आपको समझना होगा फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाए। मान लो कि मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, और कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। अब मैं आपको बता रहा हूं राइट हैंड पाम रूल होता क्या है। तो हम सभी के पास राइट हैंड है, ठीक है ना। अगर है तो सबसे पहले तो आपको राइट हैंड को क्लोज रखना है, ठीक है ना। और जो भी चीज पहले लिखी हुई है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पहली चीज जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है ए वेक्टर, तो आपको अपने राइट हैंड का जो पाम है उसे अलाइन कर लेना है ए वेक्टर की तरफ, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने राइट हैंड के पाम को अलाइन कर लेता हूं ए वेक्टर की तरफ, तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप किसी भी तरह से बस थंब को अलाइन कर लो उस तरफ। तो ये मैंने थंब को अलाइन कर लिया ए वेक्टर की डायरेक्शन में। उसके बाद लिखा हुआ है क्रॉस बी वेक्टर। अब राइट हैंड पाम रूल यही है कि आपको पहली लिखी हुई चीज की तरफ
तो क्या करना होगा, अपने थंब को अलाइन करना होगा, ठीक है ना। इस तरह से मैंने कर लिया है। और जो दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है उसकी तरफ आपके फिंगर के टिप्स पॉइंट करने चाहिए जब आप पाम को ओपन करो तो। समझ आई बात। अगर मैंने ए क्रॉस बी लिखा है तो इसका मतलब है मुझे अपने राइट हैंड को पहले तो बंद रखना है और ए की तरफ अपने थंब को अलाइन कर देना है, जो कि मैंने इस तरह से कर दिया। उसके बाद जहां बी वेक्टर पॉइंट कर रहा हो, यानी कि बाद में जो वेक्टर लिखा गया है वो जिस तरफ पॉइंट कर रहा हो, मुझे अपने फिंगर्स को ओपन इस तरह से करना है कि उनके टिप्स उस तरफ पॉइंट कर रहे हो। तो जो डायग्राम मैंने बनाया है उस हिसाब से ए वेक्टर जो है वो राइट की तरफ है, और बी वेक्टर है वो किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो क्योंकि बी वेक्टर नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो मुझे फिंगर टिप्स किधर पॉइंट करनी होगी, नीचे की तरफ। तो अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से घुमा देता हूं तभी वो चीज पॉसिबल है, ठीक है ना। बेसिकली मुझे थंब इस तरफ रखना है और अपने फिंगर टिप्स किधर पॉइंट करने हैं, इस तरफ पॉइंट करने हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अगर आप सभी लोग हाथ इस तरह से करके देखो तो जो सिचुएशन बनेगी उसमें पाम किधर पॉइंट कर रहा होगा, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो हमारे ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन हमें मिलेगी वो मिलेगी इनटू द प्लेन, यानी इस प्लेन में अंदर जाती हुई। और उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक क्रॉस से। इस तरह से एक सर्कल के अंदर आप क्रॉस बना दो तो वो रिप्रेजेंट करता है आपके पेज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे कोई बोलता बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताओ, बी क्रॉस ए, तो पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है बी। तो आपको बी की तरफ तो क्या अलाइन करना होगा, थंब अलाइन करना होगा, ठीक है। मैं नोटबुक थोड़ी सी रोटेट कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके, ठीक है। तो मैं बी की तरफ थंब अलाइन कर रहा हूं। सबसे पहले देख लो, ये हमने बी की तरफ क्या कर दिया, थंब अलाइन कर दिया, दिख रहा है सबको। अगर मैंने बी की तरफ अपना थंब अलाइन कर दिया है, अब मुझे फिंगर टिप्स इस तरह से ओपन करनी है कि वो ए की तरफ पॉइंट करें। तो आप देख सकते हो ए की डायरेक्शन इस तरफ है। तो मैं हाथ को अगर ओपन करूंगा तो फिंगर टिप्स उसकी तरफ जब पॉइंट करेंगी तो आपका पाम किधर पॉइंट कर रहा है, हमारी तरफ, यानी प्लेन से बाहर आता हुआ। तो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि किसी को समझ आया, इसलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि एक और एग्जांपल है, ठीक है। इसमें मैं ले लेता हूं कि ए वेक्टर है मान लो इस तरफ, और बी वेक्टर है मान लो इस तरफ, और मुझसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मुझे निकालनी है। तो रूल के हिसाब से मुझे अपना हाथ पहले तो बंद रखना है, और ए की तरफ क्या करना है, मुझे अपने थंब को अलाइन करना है, क्योंकि वो चीज पहले लिखी हुई है। तो अगर मैं थंब को अलाइन कर लूं तो ये मैंने थंब को अलाइन कर लिया ए की तरफ, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, तो अब क्योंकि मैंने ए की डायरेक्शन में थंब को अलाइन कर लिया है और बाद में लिखा है बी, तो मुझे बी की तरफ अपने फिंगर टिप्स को पॉइंट करना है। फिंगर टिप्स को पॉइंट अगर करेंगे बी की तरफ तो किस तरह कर सकते हैं, सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है कि थंब को मैं ऐसे रखूं और फिंगर टिप्स को इस तरफ अलाइन कर दूं। तो पाम आपका किधर दिख रहा है, ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इससे। समझ आ रहा है किसी को। तो इस तरह से आप क्या निकालते हो, डायरेक्शन निकालते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इसे बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल। अगर आप एक बार ये सीख गए फिर कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, कोई और रूल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, किसे इनटू द प्लेन किसे आउट ऑफ द प्लेन बोला जाता है, वो है। आगे क्वेश्चंस हैं। आप सभी पहले सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने बी वेक्टर बनाया है और ए वेक्टर बनाया है। आप हाँ, सिर्फ राइट हैंड से ही होगा, उसका नाम है राइट हैंड पाम रूल, तो वो राइट हैंड से ही होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली सिर्फ राइट हैंड ही यूज करना है। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बी वेक्टर ए वेक्टर, उसका आंसर बताओ क्या आएगा, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। जिन लोगों को आता है वो बहुत जल्दी आंसर दे रहे होंगे, ठीक है ना, अच्छी बात है। जिनको नहीं आता वो भी बहुत जल्दी देने लग जाएंगे, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है।
कुछ लोग कह रहे हैं इनटू द प्लेन और कुछ लोग कह रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे निकालनी है डायरेक्शन ए क्रॉस बी की। मैं पहला बता देता हूं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है आपको। ए की तरफ आपको थंब अलाइन करना पड़ेगा। मैं कॉपी घुमा लेता हूं ताकि मेरे को आसानी हो करने में। ठीक, ए क्रॉस बी करना है, ए की तरफ मुझे थंब अलाइन करना है, मैंने कर लिया, ये हो गया ए की तरफ थंब अलाइन। अब बी जिधर पॉइंट कर रहा है उधर की तरफ फिंगर टिप्स पॉइंट करने चाहिए। अब या तो मैं ऐसे कर सकता था, और उधर बी है ही नहीं, बी किस तरफ है, बी इस तरफ है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से। तो पाम किधर आया, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि बाहर निकलते हुए। तो आपका आंसर क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन। तो ए क्रॉस बी ऑब्वियसली इस केस में तो आ गया आउट ऑफ द प्लेन। ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट अगर देखा जाए, उसमें ए और बी दिया हुआ है हमें, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, क्या आएगा इसका जल्दी से बताओ। तो इसमें भी हम देख सकते हैं, ए की तरफ अगर मैं अलाइन कर दूं, तो ये मैंने ए की तरफ अलाइन कर दिया है, और बी जिधर पॉइंट कर रहा है उधर फिंगर टिप्स पॉइंट करने चाहिए, तो ये मैंने पॉइंट किया फिंगर टिप्स उस तरफ, पाम किधर आया, ऊपर की तरफ। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। सिर्फ मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे थर्ड फोर्थ, इनका आंसर बता दो जल्दी से। थर्ड और फोर्थ का कॉमा लगा के लिख देना, इन या आउट लिख सकते हो आप, लेफ्ट कॉमा राइट, इस तरह से जो भी आंसर आ रहा हो थर्ड और फोर्थ का। थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये है आपका ए और नीचे की तरफ है बी, और फोर्थ में दिया हुआ है ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो फोर्थ में किसी ने पूछा है हो सकता है क्या ऐसा, तो हो तो कुछ भी सकता है दुनिया में, आपको डायग्राम तो दिख ही रहा है। अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो पहले थर्ड सभी लोग बता चुके हैं। थर्ड में ए क्रॉस बी करना था आपको, तो ए की तरफ थंब अलाइन कर लेते हैं, ये मैंने कर लिया ए की तरफ थंब, लेकिन बी जहां पॉइंट कर रहा है वहां फिंगर टिप्स पॉइंट करने चाहिए, तो हाथ में कैसे खोल सकता हूँ, उल्टा घुमा के इस तरह से ही। तो पाम किधर आया, फिर से ऊपर की तरफ आया। क्लियर हुआ सभी लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। अब ये क्वेश्चन है, ए की तरफ थंब अलाइन कर दिया, ठीक है ना। अब क्या मैं इन उंगलियों को इस तरफ पॉइंट कर सकता हूं क्या, बिना हाथ तोड़े तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री रहना ही चाहिए, तो आप जिधर आप थंब कर रहे हो उधर ही फिंगर टिप्स नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर 0 आएगा। और वैसे आप सोचो तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, साइन 0 क्या होता है, 0। तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 वेक्टर। कोई डायरेक्शन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है। बिल्कुल अच्छी बात है, सभी लोगों ने दे दिया आंसर लगभग। आगे फिफ्थ सिक्स्थ प्रैक्टिस के लिए जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर देते जाओ, एक साथ लिख दो, फिफ्थ का लिखो आंसर, कॉमा सिक्स्थ का लिख दो फिर आंसर। थर्ड वाला वन सेकेंड कोई बोल रहा है, मैं बता देता हूँ थर्ड वाला फिर से। तो थर्ड में आप देखो जरा एक बार, थर्ड क्वेश्चन में ए की तरफ आपको थंब रखना था, तो मैंने ऐसे रख लिया अपना हाथ, ए की तरफ हो गया थंब। अब बी की तरफ फिंगर टिप्स पॉइंट करनी चाहिए, अगर मैं हाथ को ऐसे खोल दूंगा तो ऊपर पॉइंट कर रही है ना, पॉइंट का करनी चाहिए नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कैसे पॉइंट कर सकती है, हाथ को ऐसे घुमा लो, तो पाम की तरह है आपका, बाहर की तरफ आ गया। सभी लोगों ने फिफ्थ और सिक्स्थ का भी आंसर दे दिया है। एक बार आप सीख जाओगे तो ये देख के ही पता लग जाएगा, इतना इजी हो जाता है। तो फिफ्थ में ये आपको दिया है ए और ये आपको दिया है बी, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, ए क्रॉस बी चाहिए, ए की तरफ थंब और बी की तरफ पॉइंट करना है, ऊपर की तरफ खोल दो, पाम की तरह आया,
इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रहा है। ये हो गया आपका आंसर। और सिक्स्थ की अगर बात करें, बी ए, ठीक है, तो मैं कॉपी घुमा लेता हूं ताकि मैं आसानी से कर सकूं। तो ये हो गया, ए की तरफ पॉइंट करना है, कर दिया, बी की तरफ पॉइंट करना है, कर दिया, पाम की तरह आया बाहर की तरफ, तो आंसर क्या हुआ, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। सभी लोग बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे पा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, सेवेंथ और एट्थ। सेवेंथ और एट्थ जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, और बी वेक्टर राइट की तरफ है। इनटू द प्लेन कौन सा समझ नहीं आया, ये किसी ने पूछा है, शायद फिफ्थ वाला समझ नहीं आया किसी को। फिफ्थ वाले में बेटा ए क्रॉस बी करना है, तो ए की तरफ थंब रख लिया मैंने, हाथ बंद है मेरा। बी कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर, तो उंगलियां कहां पॉइंट करनी चाहिए, ऊपर। तो ऊपर की तरफ अगर हाथ खोलेंगे, पाम किसको बोला जाता है, सफेद वाला पोर्शन, ठीक है ना, तो पाम किधर आ रहा है, अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, इनटू द प्लेन। सेवेंथ का आंसर अप। तो काफी लोगों ने सेवेंथ का इनटू द प्लेन दिया है, किसी ने सेवेंथ का डाउन द प्लेन दे रहा है, कोई पैरेलल टू द प्लेन दे रहा है कोई। बेटा आंसर आपको देना होगा लेफ्ट राइट अप डाउन इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, इनके अंदर, ठीक है ना। तो सेवेंथ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन में करके बताया तो एक बार, ए जो पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, तो हाथ आपका ये बंद है, थंब किधर अलाइन करना चाहिए, बाहर की तरफ। ये हो गया थंब, ठीक है ना, तो थंब मैंने बना लिया कहां, बाहर की तरफ। अब बी की तरफ मुझे क्या करना है, फिंगर्स को ओपन करना है, तो बी किस तरफ है, बी ऑब्वियसली राइट की तरफ है, तो हाथ अगर खोलेंगे तो किधर आएगा, राइट की तरफ, ऐसे। तो किधर आया आपका पाम, इस तरफ जाता हुआ पाम आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। ये हो जाएगी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की, यानी अप हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, सेवेंथ का। क्या सभी को सेवेंथ समझ आया है, सेवेंथ में डाउट है किसी को, सेवेंथ में किसी को डाउट है कोई, अगर किसी को है तो लिख दो, सेवेंथ में डाउट है, कुछ लोग कह रहे हैं। तो बेटा सेवेंथ में ए किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ, आप अपना राइट हैंड लो, ये हो गया राइट हैंड, ठीक है ना। अब इसका थंब पॉइंट करना चाहिए ए की तरफ, ए कहां पॉइंट कर रहा है, बाहर, ठीक है ना। तो ए क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन है, तो आपका थंब भी कहां जाना चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन। ये मैंने रख लिया इस तरह से, हो गया आउट ऑफ द प्लेन, आपकी तरफ आ रहा है ना, स्क्रीन की तरफ। अब बी कहां पॉइंट कर रहा है, राइट में, तो उंगलियां ऐसे खुलनी चाहिए कि फिंगर टिप्स कहां पॉइंट करे, राइट में। तो अगर मैं खोलूंगा तो ये पॉइंट कर रही है राइट में, फिंगर टिप्स, और कोई तरीका नहीं है हाथ को रखने का। यही एक तरीका है जिससे थंब बाहर की तरफ रहे और फिंगर टिप्स कहां रहे, राइट की तरफ रहे। पाम की तरह आया, इस तरह से ऊपर की तरफ, तो आंसर क्या आ गया, अप द प्लेन, ठीक है। हाँ ये गलती होगी, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से करेंगे, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड से नहीं करना है, राइट हैंड से करना है आपको, नाम में लिखा है राइट हैंड पाम रूल। एट्थ का आंसर, ए जो आपको दिया हुआ है अंदर की तरफ दिया हुआ है, और बी जो आपको दिया हुआ है नीचे की तरफ दिया हुआ है, देखो जल्दी से। तो ए अंदर की तरफ है, बी नीचे की तरफ है, आंसर क्या आ रहा है, डाउन लेफ्ट। सबके अलग अलग आंसर अभी भी आ रहे हैं। आपको ए की तरफ थंब रखना है, ए की तरफ थंब रखना है। ए कहां पे जा रहा है, इनटू द प्लेन, थंब कहां जाना चाहिए, इनटू द प्लेन, घुसा दो प्लेन के अंदर, ये हो गया प्लेन के अंदर, समझ आ रहा है, इनटू द प्लेन यही तो होगा, थंब आपका अंदर जा रहा हो। अब बी कहां पॉइंट कर रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो आपकी फिंगर टिप्स भी कहां पॉइंट करने चाहिए, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर मैं फिंगर टिप्स बनाऊंगा, मैं इसको घुमा देता हूं ताकि आपको इजीली दिख पाए, ठीक है। तो ए कहां है, अंदर की तरफ, ये मैंने ए बना दिया अंदर की तरफ, थंब रख लिया उसकी तरफ, और बी पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ फिंगर टिप्स ओपन करेंगे, तो ये देखो फिंगर टिप्स पॉइंट कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है ना, तो पाम किधर आ रहा है, इस तरफ। तो यही हमारा आंसर है। ये पहले ही मैंने ड्रॉ कर लिया, मैं कॉपी घुमा लेता हूं, क्या आंसर दिख रहा है हमें, लेफ्ट। किसी को डाउट है एट्थ में, बोलो अगर डाउट है एट्थ में तो। एट्थ में डाउट है, ठीक है, तो कैसे बता सकता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसमें अपना कैमरा चालू करके बताता हूँ, ठीक है ना। ये
पेपर देखो, आप पेपर देखना, ठीक है। 8th क्वेश्चन में ड्रॉ कर लेता हूँ बड़ा बड़ा। आप वेस्ट नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि वेस्ट बताया नहीं है, इसलिए अभी वेस्ट मत लिखो। 8th वाला मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर आप देखो 8th वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें ए देखो किधर बता रहा है, ए बता रहा है आपको अंदर की तरफ, क्रॉस दिया हुआ है तो वो है इनटू द प्लेन, ठीक है ना। इनटू द प्लेन, मेरा राइट हैंड बंद है पूरी तरह से, दिख रहा है, मैंने बंद रख लिया है राइट हैंड। अब मुझे क्या करना है, ए की तरफ थंब को अलाइन करना है। ए किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन, तो ए को मुझे किधर बनाना चाहिए, इस तरफ, इनटू द प्लेन, अंदर जाते हुए मेरी तरफ, है कि नहीं, क्योंकि ए इनटू द प्लेन है। अब बी किधर पॉइंट कर रहा है, बी पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, तो फिंगर के टिप्स जो होते हैं ये पॉइंट करने चाहिए बी की डायरेक्शन में। तो बी तो है कहां, नीचे, ए कहां है, पीछे। तो दोनों को अगर मैं सेटिस्फाई करूं तो ए मैंने पीछे कर लिया पहले, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, इनटू द प्लेन मैंने भेज दिया। बी वेक्टर के लिए अगर मैं ऐसे खोल दूं हाथ, तो फिंगर टिप्स तो ऊपर हो जाएंगे, और फिंगर टिप्स कहां होने चाहिए, नीचे होने चाहिए, बी की तरफ होने चाहिए। तो आप हाथ को कैसे घुमाओगे, ऐसे, ठीक है ना। मैंने हाथ को नीचे की तरफ कर दिया, फिंगर टिप्स को, और ए किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है। तो अब पाम देखो, आप पाम किधर पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, समझ आ रही बात। और इस तरफ जो हमने बना रखा है ऊपर, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, वो डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन। समझ आया, किसी को डाउट है अभी भी, किसी को डाउट है और? बस आपको करना कुछ नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात, कोई भी क्वेश्चन ले लो, दूसरा कोई क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो सभी लोग अगर 9th क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा हो आपको, 9th क्वेश्चन ट्राई करो, मैं यहीं पे करके दिखा दूंगा फिर। 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे आपको ये दिख रहा है 9th क्वेश्चन, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, 9th में बी किधर पॉइंट कर रहा है, 9th में बी पॉइंट कर रहा है आपका आउट ऑफ द प्लेन, और ए पॉइंट कर रहा है कुछ टेढ़े डायरेक्शन में, ठीक है। तो बी आपको करना क्या है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है ना। तो एक बार ड्रॉ कर लेता हूं मैं बड़ा सा, इसमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, मान लो ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो ए की तरफ तो मैं क्या करूंगा, अपने राइट हैंड के थंब को अलाइन कर लूंगा, ठीक है ना। राइट हैंड का थंब किधर अलाइन हो गया, ए की तरफ, तो ए हमारा इस तरफ दिया हुआ है, तो ये मैंने अलाइन कर लिया ए की तरफ। बी किधर पॉइंट कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन कैसा होगा, इस तरह से, समझ आ रही बात। राइट हैंड को पहले सिंपली रखा, ए की तरफ अलाइन किया मैंने, ए की तरफ, ए इस तरफ जा रहा है ना, दिख रहा है हमें, और बी किधर है, आउट ऑफ द प्लेन, ये किया। इससे हमें आंसर मिला इस तरफ। ये जो पाम हमें दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे पाम बोला जाता है, किधर आ गया, इस तरफ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर मैं बोलूं, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा बी, ए क्रॉस बी करना था, ए की तरफ मैंने थंब रख लिया है, और बी किधर है, बाहर की तरफ। तो आंसर आपको जो मिला है वो मिला है इस तरफ, ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? कुछ एंगल इंक्लाइंड पे आ रहा है, बेसिकली लेफ्ट और अप के बीच में कुछ आ रहा होगा, लेफ्ट और अप के बीच में टेढ़ा सा कुछ आएगा, ठीक है ना। क्या डाउट है किसी को? आपको ये तो याद रखना ही है कि जो भी आपका आंसर आए वो ए से परपेंडिकुलर भी होगा और बी से परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल तो 90 डिग्री होने ही वाला है। बस मैंने डायरेक्शन कैसे निकाली, उसके लिए बस आपने ए की तरफ पहले थंब को अलाइन कर लिया, और बी क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन था तो मैंने फिंगर टिप्स को कहां पॉइंट किया, आउट ऑफ द प्लेन किया, जिससे आंसर किधर आया, इस तरफ का आंसर हमें मिला है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई पूछ रहा है कि परफेक्टली आंसर क्या होगा, तो बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, मैंने बोला था पहले भी आपसे, थोड़ा सा अगर आप रुक जाओगे मैं सब बता दूंगा। पहले एटलीस्ट डायरेक्शन निकालना सीख लो। डायरेक्शन आ रही है कुछ लेफ्ट और अप के बीच में, ये हो गया 9th का आंसर। सभी लोग 10th का आंसर बताओ जरा, 10th का आंसर क्या आ रहा है?
10th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? 10th का सभी लोग लिख रहे हैं इनटू द प्लेन, आंसर आ रहा है 10th का। तो ये है आपका ए और ये दिया है आपका बी। 10th का आंसर क्या आ रहा है? इनटू द प्लेन। क्या सभी का 10th का आंसर इनटू द प्लेन आ रहा है? ठीक है, कैसे किया मैंने देखो। तो मुझे ए की तरफ तो क्या करना है, अपने थंब को अलाइन करना है। मैं ऐसे घुमा लेता हूं कॉपी, थोड़ा इजी रहेगा। ए की तरफ थंब को अलाइन करना है, ये मैंने कर लिया। अब ए की तरफ मैंने थंब को अलाइन कर लिया है। बी की तरफ पॉइंट करने चाहिए फिंगर के टिप्स। अब बी ऊपर है, पर बी की डायरेक्शन क्या है वो आपको देखना है। बी की डायरेक्शन है डाउन। ए की डायरेक्शन में थंब को रखना है, बी की डायरेक्शन में फिंगर टिप्स को ओपन करना है। ये कर दिया। इस तरह से पाम किधर आ रहा है? इनटू द प्लेन। ए की डायरेक्शन में थंब को अलाइन किया और बी की डायरेक्शन में फिंगर टिप्स को ओपन कर दिया। किधर आया? ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन हमारा आंसर हो जाएगा। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो गई? इनटू द प्लेन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं। बोलो बेटा। हेलो सर। सर अगर दो वेक्टर्स दिए है और वो लोग सब वो टेल और हेड से जुड़ा हुआ है, दो वेक्टर, तो सर हम लोग को उसको पैरेलल शिफ्ट करना होगा ए क्रॉस बी निकालने के लिए। टेल और हेड से जुड़ा है, आपको बस डायरेक्शन देखनी है उसकी, स्मॉलर एंगल साइड से। जैसे आप ये बोलना चाह रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन दे दे कोई ए और बी, ये ले लो। हाँ सर। क्या आंसर आएगा भाई इसका? सब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सभी लोग बताओ जरा। इनटू द प्लेन आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आएगा? यस सर, इनटू द प्लेन आ रहा है। सेम ही बात है। ए की तरफ फिर से क्या करूंगा मैं, मुझे तो अलाइन डायरेक्शन से मतलब है ना। ये रख लिया, बी तो अभी भी नीचे ही पॉइंट कर रहा है, तो किधर आया? अभी भी क्या आएगा आंसर आपका? इनटू द प्लेन ही आएगा। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप स्पेस में कहीं भी उसे शिफ्ट करो। ठीक है सर। ठीक है ना? तो इसका भी आंसर इनटू द प्लेन आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है काफी लोग समझ गए होंगे। 11th और 12th भी कर लेते हैं। 11th का आंसर क्या आ जाएगा? 11th का आंसर अब थोड़ा सा तेज करो, फटाफट फटाफट। क्या आएगा 11th का आंसर? आउट ऑफ द प्लेन। सभी लोग आउट बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबका आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है 11th का आंसर। तो 11th में आपका ए इस तरफ है और बी आपका नीचे की तरफ है। तो थंब तो पॉइंट करना चाहिए लेफ्ट की तरफ, ये रख लिया मैंने हाथ, और फिंगर टिप्स पॉइंट करने चाहिए बी की तरफ, जो कॉपी में मुझे कर पाना आसान होगा अगर मैं ऐसे कर लूँ। ठीक है, तो थंब पॉइंट करना चाहिए ए की तरफ, ये मैंने कर लिया, और फिंगर टिप्स पॉइंट करने चाहिए बी की तरफ, ये मैंने कर दिया। पाम फिर से किधर आ गया? ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है ना? 12 का आंसर भी बता दो, अगर निकाल लिया सबने 12th का आंसर क्या होगा? उल्टा हो गया। 12th तो ए है इनटू द प्लेन और बी है भाई ऊपर की तरफ। तो थंब अंदर की तरफ करना है और पॉइंट करना है ऊपर की तरफ। क्या आएगा? राइट, राइट, लेफ्ट, जीरो। बाप रे, इतने सारे आंसर। कोई जीरो बोल रहा है, कोई इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, राइट, लेफ्ट, सब आ गया। अरे भाई क्या कर रहे हो? करे कराए पे पानी फिर जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पे आके सब अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हैं? बाप रे, जीरो भी आ रहा है कई लोगों का। जीरो, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, राइट। अरे ये तो काफी दुख की बात है। कोई बार बार बोल रहा है जीरो होगा, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। का वो लेफ्ट भी आ गया, ये लो, यही एक बाकी था लेफ्ट आना आंसर, बाकी था वो भी आ चुका है। देख लेते हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, मैं एक बार फिर से इसे बड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चन में शायद आपको डाउट हो रहा है जो थोड़े से भी मतलब जिनमें प्लेन चेंज हो रहा है वेक्टर्स का। तो ये है ए वेक्टर और ये दिया है बी वेक्टर, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको। तो इसे अगर आप देखो, तो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना था, ए क्रॉस बी हमें सॉल्व करना है। ए की तरफ आपको क्या करना है, थंब अलाइन करना है। ए की डायरेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन क्या होता है, मेरी तरफ। ये मैंने थंब पेज के अंदर घुसा दिया, ठीक है ना। ये हो गया इनटू द प्लेन। बी की तरफ फिंगर टिप्स पॉइंट करने चाहिए। अब बी किधर पॉइंट कर रहा है भाई, बी पॉइंट कर रहा है आपका ऊपर की तरफ। तो आपके फिंगर टिप्स कहां पॉइंट करने चाहिए, ऊपर की तरफ। थंब था, थंब को मैंने कहां घुसा दिया, इनटू द प्लेन पहले ही। और बी कहां है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अगर मैं पॉइंट करूंगा, ये सिचुएशन होगी हमारी। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, ये डायरेक्शन, ठीक है ना। ये डायरेक्शन आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, हाथ हमारा ऐसा है, ए है इनटू द प्लेन, अंदर घुसा दिया, और बी पॉइंट कर रहा है कहां, ऊपर। बी कहां है उससे मतलब नहीं है, बी पॉइंट कहां कर रहा है उससे मतलब है। तो बी हमारा पॉइंट कर रहा है कहां, ऊपर की तरफ। तो मैंने पाम को किधर कर दिया, सॉरी फिंगर टिप्स को कर दिया ऊपर की तरफ, पाम किधर आया, इस तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट, ठीक है ना। तो अगर हम इसे ड्रॉ कर लें तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ए क्रॉस बी यानी कि राइट। तो नाइन्थ में हमें क्या करना था, नाइन्थ में सिंपली आपको दिया हुआ है बी, और बी जो है वो बाहर की तरफ है, और ए जो है वो इस तरफ है। आपको बस ये याद रखना है कि ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बी के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी अगर आप करते हो, ए की तरफ मैंने रख लिया थंब, और बी जो बाहर की तरफ उसकी तरफ पॉइंट किया, तो हमें ये आंसर मिलता है। और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ये हमें मिल जाएगा ए क्रॉस बी, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गया होगा किस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसका मेजर यूज जो आपको मिलेगा वो किस क्लास में मिल जाएगा, 12th, या फिर रोटेशन चैप्टर जो आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और टफ चैप्टर माना जाता है 11th का, उसमें भी इसका यूज आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको फोकस इस चीज के ऊपर करना है, वो है मेथड टू कैलकुलेट वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, हाँ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये हमने सीख लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना। सिमिलरली सिर्फ डायरेक्शन निकालना सीख लिया। सिर्फ डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, सिर्फ डायरेक्शन के लिए हमने यूज किया राइट हैंड पाम रूल। तो आप याद रख सकते हो कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली, तो उसके लिए आप क्या यूज कर लेते हो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है आपको, राइट हैंड पाम रूल। पर अगर कोई आपको दो वेक्टर दे दे, जैसे मैं बोल दूं ए वेक्टर है मान लो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और अब मैं पूछ लूं ए क्रॉस बी की वैल्यू, तो मैंने मॉड नहीं लगाया है, इसका मतलब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, और मैंने कैप नहीं लगाया है, इसका मतलब मुझे सिर्फ डायरेक्शन नहीं चाहिए। मैंने ए क्रॉस बी लिखा है, यानी मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में सोचता तो फॉर्मूला था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो मॉड ए तो मैं निकाल सकता था, मॉड बी भी मैं निकाल सकता हूं, पर मुझे थीटा नहीं पता, तो मैं मैग्नीट्यूड नहीं बता पाऊंगा। और डायरेक्शन के लिए मैंने सीखा है राइट हैंड पाम रूल, पर इनको 3D में विजुअलाइज करना और अपने थंब और फिंगर टिप्स को अलाइन करना, और फिर जो रैंडम आंसर आएगा उसको IJK में रिप्रेजेंट करना, ये भी हमारे बस में नहीं है। तो इसका ना तो हम मैग्नीट्यूड बता पा रहे हैं, ना हम डायरेक्शन बता पा रहे हैं। तो अगर आपको दोनों चीजें एक साथ निकालनी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो आपको याद रखना है कि आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है, तो ये मैथ्स का टॉपिक है, चैप्टर होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, क्लास 12th का टॉपिक है। आपको क्लास 12th में सिखाया जाएगा कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है, क्या होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी ने लिखा है वी कैन फाइंड द एंगल यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। बहुत अच्छा आपने दिमाग लगाया, आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल लो। हाँ, आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो, बिल्कुल सही बोला, मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो। डॉट प्रोडक्ट से आप निकाल लो कॉस थीटा,
वहां से निकल जाएगा साइन थीटा। पर अभी अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, थीटा दिया हुआ नहीं है मैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो चलो मैग्नीट्यूड निकाल भी लें, फिर भी हम डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। पर क्वेश्चन में मान लो कि हमसे कहा गया आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है। तो याद रखो कि मैग्नीट्यूड के लिए आप यूज करते हो मैथ्स का फॉर्मूला a इंटू बी इंटू साइन थीटा। सिर्फ डायरेक्शन के लिए आप यूज करते हो राइट हैंड पाम रूल। और a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ निकालने के लिए आप सॉल्व करते हो डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है उसका मेथड मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है a, मैं सिंपल ले लेता हूं, i प्लस j प्लस k, और b दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस k, और पूछा गया है मान लो b क्रॉस a। तो डिटर्मिनेंट को आप पहले इस तरह से बनाते हो, जब दो इस तरह से बार्स बना दिए जाते हैं तो उसे एक डिटर्मिनेंट बोला जाता है। फिर हम यहां लिखते हैं i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है ना। उसके बाद आप i के नीचे लिख लो प्लस, j के नीचे लिख लो माइनस और k के नीचे फिर से लिख लो प्लस। अब आपको डेटा फिल करना होता है, तो पहले क्या लिखा है b क्रॉस a करना है, तो पहले लिखा है b, तो आप b का डेटा फिल करोगे पहले। तो b का i कंपोनेंट कितना है, तो आपको पता है 2, b का j कंपोनेंट कितना है 3, और b का k कंपोनेंट कितना है -1। अब लिखा है b क्रॉस a, बाद में a है तो बाद में a का डेटा फिल किया जाएगा। a का i कंपोनेंट है 1, j कंपोनेंट है 1 और k कंपोनेंट है 1। अब सीधे हम आंसर लिखेंगे। आपको सॉल्व करने का मेथड ये है डिटर्मिनेंट का। a क्रॉस b आपको मिलेगा, सबसे पहले मैं i कैप की टर्म्स लिखूंगा। तो i कैप के नीचे मैंने छोटा सा प्लस लिखा था, यानी i कैप के आगे साइन कौन सा रखूंगा मैं, प्लस का हमेशा। अब जिसकी भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे मुझे फाइनल आंसर में, हम सीधे फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पे, मुझे फाइनल आंसर में क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फाइनल आंसर में आई कैप का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आई की रो और आई के कॉलम को आपको हाइड कर लेना है, ऐसा मानना है कि आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। प्लीज ये सब क्वेश्चन अभी मत पूछो, जे नेगेटिव क्यों है पॉजिटिव क्यों है, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो और समझने की कोशिश करो। मैं सारे डाउट्स बाद में क्लियर कर दूंगा। प्लीज अभी मैं एक फ्लो में बोल रहा हूँ, आप लोग भी एक फ्लो में सुन लो। ये मेथड हो गया लिखने का, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा रट लो। सिर्फ मैं आई कैप की टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि मैं आई फाइंड कर रहा हूँ तो उसके कॉलम और उसकी रो को मैं हाइड कर लूंगा। मुझे कुछ भी करके इन्हें छुपा लेना है, ठीक है ना। तो अगर आपने इन्हें छुपा लिया है और फिर आपको लेफ्ट साइड से चल के देखना है, ये मैंने हाइड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में मैं अगर लेफ्ट साइड से चल के देखूं तो सबसे पहली टर्म मुझे कौन सी दिख रही है, सबसे पहली टर्म आपको दिख रही है 3। तो उसे उसके डायगोनल वाले से मल्टीप्लाई करना होगा और उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा बचे हुए जो टर्म्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके। यानी कि आई कैप में मैं लिखूंगा 3 इंटू 1, एक माइनस साइन, और फिर बचे हुए जो हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 इंटू -1। ये आपका आई कैप का आंसर आ भी गया। फिर मैं जे कैप का आंसर लिखना चाह रहा हूं, तो जे कैप के नीचे मैंने माइनस लिखा है, तो जे कैप के आगे मैं माइनस साइन लगा दूंगा। अब लिखते हैं, तो जे क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो मैं किसको हाइड करूंगा, देखो आई जे के, मैं बार बार नहीं बनाना है आपको, मैं बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। प्लस माइनस प्लस 2 3 -1 1 1 1। तो जे क्योंकि मैं फाइंड कर रहा हूं तो मैं जे की रो और जे के कॉलम को हाइड कर दूंगा और लेफ्ट से चल के देखूंगा कि सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है। तो अगर आप लेफ्ट से चल के देखते हो तो सबसे पहली टर्म जो आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, 2, और उसके ऑपोजिट में कौन है, 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 1, फिर एक माइनस साइन, बचे हुए दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1 इंटू -1। अब मैं लिखूंगा के कैप का टर्म, तो के कैप के आगे प्लस था छोटा सा तो मैं प्लस लिखूंगा, ठीक है ना। अब के कैप के लिए हम क्या करेंगे, के कॉलम और रो को हाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो के कॉलम और रो को अगर आप हाइड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, मैं फिर से एक बार बना देता हूं ताकि क्लियरली समझ आए। आई जे के, यहाँ 2 3 -1 और यहाँ 1 1 1। तो के रो और कॉलम को अगर हम हाइड करते हैं तो लेफ्ट से चलने पे सबसे पहले टर्म हमें क्या मिलेगा, 2। तो 2 इंटू 1 माइनस
ये दोनों 3 into 1। यहां से आपको क्या मिला, 3 + 1 यानी कि 4i कैप, 2 + 1 यानी -3j कैप, और 2 - 1। ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया है। आंसर सीधे मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया, ना हमें थीटा निकालना पड़ा ना कुछ और निकालना पड़ा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? क्या किसी को कोई डाउट है मैंने मेथड जो किया है उसके अंदर? अगर आप पीडीएफ में देखो तो मैं फिर से बता रहा हूं, नो इट इज नॉट A क्रॉस B, इट इज B क्रॉस A। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले डेटा किसका फिल किया है, B का डेटा फिल किया है। जिसका डेटा आप पहले फिल करोगे वो चीज ये होगी। A क्रॉस B होता तो मैं 1 1 1 ऊपर लिखता और 2 3 - 1 नीचे लिखता। ठीक है, फिर से किसी महान आदमी का डाउट है, जे के पास माइनस क्यों होता है? बेटा मैथ्स में भी कुछ पढ़ोगे आप, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैथ्स के टीचर आपको बताएंगे जे के पास माइनस क्यों होता है। आगे आप देखोगे कि मैंने तो सिर्फ 3 ही का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, आप 4 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, उसमें प्लस माइनस आपको ऑल्टरनेट लेना होता है। जैसे यहाँ अगर मैंने एक और कॉलम बनाया होता तो मैं उसके नीचे लेता माइनस, फिर अगर मैं एक और कॉलम बनाता तो उसके नीचे लेता प्लस। ये एक मेथड है, एक ट्रिक है जिससे कि आप बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास 4 इक्वेशन 4 अननोन है, 5 इक्वेशन 5 अननोन है, ठीक है ना, ये सब किस में सिखाया जाएगा? ये सब मैथ्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, हमारी फिजिक्स में और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो तब आएंगी जब हम फिजिक्स शुरू कर पाएंगे। ये सब तो हम सीख रहे हैं ताकि हम फिजिक्स तो शुरू कर पाए। ठीक है, तो मैं अगर इन्हीं सब में लगा रहूंगा तो कभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैंने आपको ये मेथड बताया, क्या इसमें कोई डाउट है आपको? पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो पीडीएफ में अच्छा मैंने यहाँ पे A क्रॉस B लिख दिया। बाप रे, तुम लोग भी कितने कंफ्यूज हो जाते हो लोग, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक तो हो जाता है। ठीक है ना, पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो यही मैंने मेथड आराम से लिखा हुआ है, आप घर पे आराम से एक बार पढ़ सकते हो, सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, चाहो तो मैं एक क्वेश्चन और करके बता सकता हूँ या फिर आप खुद से करना चाहते हो, बोलो। ठीक है, तो एक ही बच्चा बोला है खुद से, तो फिर खुद ही से कर लो। बहुत अच्छी बात है, आप खुद से करना चाहते हो। नहीं होगा तो मैं करके बताऊंगा ही, होगा तब भी मैं करके बताऊंगा ही। तो ये रहा आपका ए, आपको A क्रॉस B फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से टाइम लो और सॉल्व करके आंसर बताओ। अच्छा, आप निकाल क्या रहे हो ये आपको पता है ना? आप ये एक वेक्टर निकाल रहे हो जो कि परपेंडिकुलर है A वेक्टर से भी और B वेक्टर से भी। ये जो मेरा आंसर आया था, समझ आ रही बात? देखो एक चीज और बताता हूँ इंटरेस्टिंग जो है, ये जो मेरा आंसर आया है ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट आया है A और B का। तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट आप A के साथ करो तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, और आएगा भी, आप करके देख लो। सिमिलरली इसका डॉट प्रोडक्ट B के साथ करो तो भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है A क्रॉस B से हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो A के भी परपेंडिकुलर हो, B के भी परपेंडिकुलर हो और इनके प्लेन के सारे वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो अगर आप इनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो A डॉट दिस या B डॉट दिस दोनों क्या आएंगे? 0 भी आएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं। ठीक, तो 1 का आंसर कोई बोला है 0 वेक्टर, और काफी लोगों का काफी जल्दी आंसर आ गया। कैसे आ गया, क्या मैं जान सकता हूँ इतनी जल्दी आंसर कैसे दिया तुम लोगों ने? कोई एक बार लिखो जरा एक्सप्लेनेशन, 0 कैसे आया? क्या बात है, इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया 0 आया है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाला कर लो जल्दी से, मैं तब तक फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बताता हूँ। जिनका फर्स्ट हो गया है वो सेकंड करो, जिनका फर्स्ट नहीं हुआ है वो मेरा सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, तो A क्रॉस B फाइंड करना है, I J K प्लस माइनस प्लस। A का डेटा पहले लिखा जाएगा क्योंकि हमें A क्रॉस B फाइंड करना है। तो A का डेटा में हमें मिल जाएगा 2 3 1, B के डेटा में -4 -6 -2। सबसे पहले आई कैप के टर्म्स लिख देता हूं मैं, इसके रो और कॉलम को हाइड किया, 3 इंटू -2 -6 इंटू 1 -j
जे के टर्म्स लिख देता हूं मैं, जे के रो और कॉलम को हाइड किया, ये और ये गायब हुआ, तो 2 इंटू -2 माइनस -4 इंटू 1, फिर के कैप के प्लस के 2 इंटू -6, ठीक है ना, -4 इंटू 3, यहां से आई कैप में हमें मिला है -6 +6, ठीक है ना, माइनस जे में हमें मिला है -4 +4, और प्लस के में हमें मिला है -12 +12, और आपको आंसर क्या मिला है, 0 वेक्टर। ठीक है ना, सेकंड का आंसर सभी लोगों का आ रहा है और सही भी आ रहा है। बोलो बेटा। एक मिनट सर। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। डाउट सर डाउट नहीं है, बट फर्स्ट वाला अगर आप देखें तो आई कंपोनेंट, जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, वाई एक्सिस कंपोनेंट है, सारे सबका रेशियो 1/-2 है। तो इसका मतलब बेसिकली जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ओरिजिन से, उसके एंटी डायरेक्शन में जा रहा है बी वेक्टर। तो ये लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 वेक्टर ही होगा वैसे भी। बहुत अच्छी बात है। मैं उस समय यही पूछना चाह रहा था कि कैसे आपका इतनी जल्दी 0 आ गया। अगर आपने डायरेक्टली देख के बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं आगे बताऊंगा, आगे नोट्स में आप देखोगे लिखा हुआ है कि अगर रेशियो सेम आ जाता है, रेशियो एग्जैक्टली सेम आ जाता है तो उन्हें पैरेलल बोला जाता है। रेशियो एक क्वांटिटी सेम आए और नेगेटिव आए तो उन्हें एंटी पैरेलल बोला जाता है। तो देखते ही मैं 0 वेक्टर आंसर बोल सकता था, ठीक है ना। पर अभी मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुमने डायरेक्टली देख लिया। अगर किसी को नहीं भी दिखता तो सॉल्व कर सकता है। वैसे हमें दिख जाएगा जब ये चैप्टर खत्म होगा, तो आप समझ जाओगे कि रेशियो से हम कैसे देखते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है ना। बिल्कुल सही नोटिस किया तुमने। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, सेकंड का आंसर काफी लोग दे चुके हैं और मेरे हिसाब से सबका सही भी आ रहा है। सेकंड देख लेते हैं, फटाफट कर देता हूं मैं। आई जे के प्लस माइनस प्लस 1 2 0 3 0 4। सबसे पहले आई कैप का टर्म लिखते हैं, हाइड किया, इन दोनों को हाइड किया है, 4 2 8 -0 माइनस जे 4 -3 इंटू 0 प्लस के 0 -6। आपको क्या मिला, 8i -4j -6k। सभी का आ गया है आंसर। तो आप सीख गए किस तरह से निकाला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थर्ड का कर लो फटाफट। ये -j क्यों लिख रहा है कोई? थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? बताओ थर्ड का आंसर क्या आएगा? अरे बेटा वो 4 -3 नहीं है, 4 -3 इंटू 0 है, तो गायब भी हो गया ना, तो -4 ही आएगा। थर्ड का आंसर भी दे दिया कई लोगों ने, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड भी देखेंगे, अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना चाहते या क्वेश्चन छोटा हो तो क्या करना चाहिए। तो मैं भर देता हूँ थर्ड में, -1 -2 +3 2 1 -1।
ठीक है। आई की टर्म लिख देते हैं आई कैप 2 माइनस 3 माइनस जे कैप 1 माइनस 6 प्लस के कैप -1 प्लस 4, तो वो हमें मिल जाएगा माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? -5 जे कैप कैसे आ रहा है किसी का? प्लस आएगा, एक माइनस पहले से रहता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, एक माइनस पहले से रहता है। तो ये हम सीख गए हैं कि कैसे निकाला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चंस और दिए मैंने, आप आराम से प्रैक्टिस करना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। 3 तो हमने कर लिए हैं, 5 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए हैं, आप कर सकते हो। अभी एक दूसरा मेथड है जिसे बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा ना हो तो फिर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स बेसिकली है कुछ नहीं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आपको पता है आई कैप पैरेलल होगा आई कैप के, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो वेक्टर। तो आई वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाता है? जीरो वेक्टर हो जाता है। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा? जीरो। के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। अब अगर कोई बोले आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना है, दूसरा मेथड है। आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी तो बोला जाता है वो होगी के कैप। अगर जे क्रॉस के की वैल्यू बोली जाए तो वो होती है आई कैप। अगर आपसे आई क्रॉस के की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है माइनस जे कैप। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं? ये मैं लिख पा रहा हूं इससे। आप एक सर्कल बना लो और उसमें क्लॉकवाइज एरो बना दो, और यहां लिख दो आई, यहां लिख दो जे, और यहां लिख दो के। अगर कोई आपकी डायरेक्शन में पूछ रहा है तो आंसर तीसरी वाली टर्म होगी। अगर कोई आपकी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम के पूछ रहा है तो आंसर उसका नेगेटिव होगा। क्या मतलब है मेरे कहने का? अगर मैं पूछूं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे यानी मैं इस तरफ घूमा और हमारा सर्कल भी इसी तरफ जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा के। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं आई क्रॉस के, तो आई से के जाने के लिए मैं कैसे घूमूंगा? ऐसे। जबकि सर्कल कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो आंसर जे नहीं होगा बल्कि क्या होगा? माइनस जे। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? बिल्कुल सही बात है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आंसर तो वही आएगा। क्या आप समझ पा रहे हो मैंने क्या किया है? इस सर्कल को याद रखना है आपको हमेशा, और याद रखना है कि अगर आपके सर्कल के सेंस में घूम के कोई पूछ रहा है, जैसे मैं पूछूं जे क्रॉस के, कोई पूछे जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, तो तीसरी वाली टर्म आई, क्योंकि ये डायरेक्शन और हमारे सर्कल की डायरेक्शन सेम थी। पर अगर मैं पूछ लूं के क्रॉस जे, तो मैं उल्टा घूम गया सर्कल से, के क्रॉस जे, तो आंसर होगी माइनस आई। और हमें पता भी है ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। समझ आ रही बात? तो इनको कब यूज करते हैं हम? इनको यूज करते हैं जब छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैं बोल दूं 3i क्रॉस 2i प्लस 3j, तो आप ऐसा सोचो कि इसके लिए डिटर्मिनेंट थोड़ी बनाओगे आप, क्योंकि ये खुद ही एक छोटा सा है, इसमें एक ही टर्म है, इस वेक्टर में इसमें 2 टर्म है। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। 3 इंटू 2, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, 3 2 6, ब्रैकेट में मिलेगा आई क्रॉस आई, प्लस 3 इंटू 3 9, और ब्रैकेट में मिलेगा आई क्रॉस जे। ये तो क्या हो गया? 0। आई क्रॉस जे क्या हो गया? के। डायरेक्टली आंसर आ गया 9k क्या। मुझे डिटर्मिनेंट नहीं बनाना पड़ा। तो जब भी छोटा क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मैं बोलूं मान लो ए वेक्टर है 3i प्लस 2j, और बी वेक्टर है -i माइनस 4j प्लस k। ठीक है, हालांकि इसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट बना लेना चाहिए, पर अगर कोई नहीं बनाना चाहता तो डायरेक्टली आंसर ऐसे भी लिख सकता है। फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो आई क्रॉस आई आएगा। मैं लिख देता हूं एक बार, 3 इंटू -1 क्या मिला? -3, और यहां मिला आई क्रॉस आई, प्लस 3 इंटू 4 12, 3 इंटू -4 -12 इंटू आई क्रॉस जे, प्लस 3 इंटू 1 3 आई क्रॉस के। अब 2 वाली टर्म्स को, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2,
और j क्रॉस i। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 j क्रॉस j, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 j क्रॉस के। हालांकि बहुत ही गंदा हो गया मेथड, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा टर्म लिखनी पड़ी। इससे अच्छा तो डिटर्मिनेंट होता, तो वो आपके जजमेंट के ऊपर है। इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट बनाना बेवकूफी होती, तो इस क्वेश्चन में जैसे मैं कर रहा हूँ वो बेवकूफी है, ठीक है ना। कोई बोल रहा है मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट टर्म को पहले इससे किया, फिर इससे जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और उनके ब्रैकेट में इनको लिख दिया जिसको जिससे किया है, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के। अब देखो आई क्रॉस आई क्या होना चाहिए 0, जे क्रॉस जे क्या होना चाहिए 0। बाकी की वैल्यूज लिख देता हूं मैं, तो -12 आई क्रॉस जे क्या होगा के, +3 आई क्रॉस के क्या होगा -j, -2 जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा -k, और +2 जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई। समझ आ रहा है या वापस से बताऊं? बोलो जो मैंने यहाँ पे कचरा किया है, किसी को समझ आ रहा है, वापस बताऊं? चमक रहा है, ये चमक रहा है किसने शुरू किया? मोहित सर ने। ठीक है, मैं वापस से बता देता हूँ। केमिस्ट्री में चमक रहा होगा, है ना, वही बोलते चमक रहा। ठीक है, तो एग्जांपल मान लो कि हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दे देते हैं जैसे कि i + j + k, और b वेक्टर मान लो मैं ले लेता हूं -i - j। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली भी इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो। a क्रॉस b अगर मैं करना चाहूं तो 1 × -1, सबसे पहली टर्म को अगर करें तो -1 आया, और ब्रैकेट में मिलेगा i क्रॉस i, प्लस फर्स्ट को सेकंड से करें तो फिर से -1 और i क्रॉस j। सिमिलरली सेकंड को करो सबसे, तो 1 × -1 और j क्रॉस i, प्लस सेकंड को करो तो ये मिल जाएगा -1 j क्रॉस j। हम एक एक टर्म को बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर जो भी बोल रहा था कि नहीं समझ आया, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो फिर आ गया -1 k क्रॉस i, और फिर से आप कह सकते हो -1 और k क्रॉस j। इन्हें सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा। आपको बस वो सर्कल याद रखना है। सर्कल में क्या था भाई, i था, j था और k था। i क्रॉस j क्या होगा k क्रॉस i क्या होगा j। उस वाली चीज से अगर सॉल्व करें, i क्रॉस i 0 हो गया, सिंपली i क्रॉस j k हो गया, ठीक है ना, तो -k, ठीक है ना। इसमें देखोगे तो फिर से -1 है, j क्रॉस i उल्टा घूम गए आप तो क्या होगा -k, तो ये हो गया +k, प्लस -1 है j क्रॉस j, ये तो गायब ही हो गया। k क्रॉस i j हो जाएगा सिंपली, तो -j, और k क्रॉस j आप उल्टा घूम गए हो तो क्या हो जाएगा -i, तो +i। आंसर क्या मिल गया हमें, i कैप - j कैप। ये हो गया a क्रॉस b का आंसर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पाम रूल से कर सकते हो। मेथड अनेक हैं, चमकना चाहिए आपको जैसा कि उन्होंने बताया, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको समझ आ गया तो कर पाओगे। आपको बताना है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो a के परपेंडिकुलर हो और b के परपेंडिकुलर हो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 3 हो। देखते सबसे पहले आंसर कौन देगा। एक ऐसा वेक्टर बताना है जो a के परपेंडिकुलर है, b के परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड 3 है। तो दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालने का तरीका क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हिंट था आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक वेक्टर बताना है जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए 3, और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए a से b और b से b, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक तो फाइंड करना है a क्रॉस b, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हो सकता है आपका आंसर, क्योंकि वो a से भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और b से भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो a वेक्टर हमें दिया हुआ है
i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस के। तो पहले मैं a क्रॉस b निकाल लेता हूँ। कुछ लोगों ने b क्रॉस a भी निकाला होगा, तो वो भी आंसर सही होगा, पर हम पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। ये हो गया i j k प्लस माइनस प्लस। तो i में अगर आप फिल, सबसे पहले a को अगर फिल करें तो 1 1 1, b को करें तो 1 2 माइनस 1। मैं लिख देता हूँ जल्दी से। i के टर्म्स क्या मिल जाएंगे, -1 -2, माइनस j के टर्म्स हमें क्या मिल जाएंगे, -1 -1, k के टर्म 2 -1। यहां से हमें मिला -3i प्लस 2j और प्लस k। ये हो गया a क्रॉस b वेक्टर। ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें तो वो चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 3 हो, पर डायरेक्शन इसकी हो। तो क्यों ना मैं इसकी पहले सिर्फ डायरेक्शन निकाल लूं। तो वो तो हो गया -3i प्लस 2j प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि अंडर रूट 14। और मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 3। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये डायरेक्शन इंटू 3 कर देते हैं बस। तो वो हो गया 3/√14 -3i माइनस 2j प्लस के। अब यहीं पे मैं बताना चाहूंगा, किसी ने मान लो कि b क्रॉस a निकाला हो। अब b क्रॉस a भी तो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, अगर a क्रॉस b है तो वो आंसर भी सही माना जाएगा। या फिर आप कह सकते हो 3 इंटू बी क्रॉस a का कैप। तो बस एक माइनस से ही तो मल्टीप्लाई करना है। आंसर में बस क्या चेंज आएगा, 3/√14 3i प्लस 2j माइनस के। मैंने बस एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों ही आंसर माने जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 2D ऑब्जेक्ट के लिए 2 डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन निकली है एरिया वेक्टर की। कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट? जी नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग a एंड b। तो ये मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको, कुछ नया करने। हाँ, आगे देख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप याद करो तो यूज क्या था क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज था 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना, वैसे ही मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का यूज था 2D ऑब्जेक्ट्स का एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम पैरेललोग्राम का, उसके लिए डिफाइन किया गया है। क्या आप कह सकते हो कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर a वेक्टर और b वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसा रहा होगा पैरेललोग्राम, कुछ इस तरह का। तो उसका जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से। और अगर आपको एरिया वेक्टर चाहिए तो वो हो जाएगा a क्रॉस b या फिर b क्रॉस a, 2 एरिया वेक्टर होंगे उसके। तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज यही है कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सिमिलरली अगर a वेक्टर और b वेक्टर किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सोच के देखो, ये ट्राइंगल जो बन रहा है क्या वो इस पैरेललोग्राम का आधा नहीं है? a और b का जो पैरेललोग्राम बनता है उसका आधा होता है ना, क्योंकि ये भी b है, ये भी b होता। तो बस आप कह देते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को बता दिया जाता है हाफ a क्रॉस b या हाफ b क्रॉस a। तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज आप करोगे एरिया वेक्टर निकालने का। एरिया वेक्टर निकालने में किसका एरिया वेक्टर, तो एक पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर निकाल सकता हूं, एक ट्राइंगल का एरिया वेक्टर निकाल सकता हूं। अगर a और b एडजेसेंट साइड्स हैं किसी पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a क्रॉस b हो जाएगा। और अगर वो एडजेसेंट साइड्स हैं किसी ट्राइंगल की, तो एरिया हो जाएगा हाफ a क्रॉस b। ठीक है, आपको याद रखना है। बट इन बोथ केसेस डायरेक्शन विल कम ऑपोजिट। बेटा डायरेक्शन में कह रहा हूं ना, आप a क्रॉस b निकालो, b क्रॉस a निकालो, हमें तो पता ही है a क्रॉस, जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, तो मान लो a क्रॉस b आउट ऑफ द प्लेन आया है, तो b क्रॉस a इनटू द प्लेन आएगा। बात एकदम सही है। और हमने डिफाइन भी कर दिया था कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के लिए 2 एरिया वेक्टर होते हैं।
तो दो तो आंसर आने ही चाहिए थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आप किसी को भी मान सकते हो, दो एरिया वेक्टर आने ही चाहिए थे, है कि नहीं। अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर a क्रॉस b, ये तो काफी सिंपल सा है, ये मत करो, कोई अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये भी सिंपल सही है, आगे सभी कुछ सिंपल से ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी एक कर लो, जैसे ये वाले कर लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर a एंड b। तो बेसिकली आपको a क्रॉस b बताना। अब यहाँ पे देखो दो ही दो टर्म्स हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना डिटर्मिनेंट बनाए, है कि नहीं, या फिर डिटर्मिनेंट बना लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है 2i + 2k और बी वेक्टर दिया हुआ है i + 3k। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से डिटर्मिनेंट बना सकते हो या नहीं भी बना सकते हो। तो i क्रॉस i तो गायब हो जाएगा, 2 × 3 6 i क्रॉस k प्लस 2 × 1 2 k क्रॉस i और k क्रॉस k फिर से क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें मिल गया i क्रॉस k, तो i k उल्टा गए हैं हम, तो -j प्लस 2 k i सीधा गए हम 2j -4j। -4j क्या आंसर हो सकता है, ठीक है ना, या 4j आंसर हो सकता है, दोनों ही आंसर। मैग्नीट्यूड 4 है, एरिया वेक्टर +j के और -j के।